थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ अचेबी। ये एक नावल है जो कि नाइजीरिया में इसका सेटअप है। और इसमें एक इग्बो विलेज बताया गया है जो कि यूमोफिया के अंदर एक विलेज है, इग्बो विलेज। So in this video we'll talk about the author, major and minor characters, themes, symbols, motifs, summary, analysis and everything you'll get to know in this video. So stay tuned and let's begin. इस नॉवल में एक फैमिली बताई है। एक आदमी है ओकोंगो उसका नाम है, यू कैन से द मेजर कैरेक्टर और द प्रोटैगनिस्ट। फिर इसमें आगे जाके ट्रैजिक डाउनफॉल भी आता है इसका। एंड वी डू से दैट ट्रेजेडी ब्रिंग्स सॉरो। सो ओकोंगो जो है उसका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है और एक मुंह बोला बेटा होता है। इसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया होता है, 15 ईयर्स का एज होती है उस लड़की की। इसका जो बेटा होता है नवोया, उस वो मोस्टली इसके फादर की तरह होता है। मतलब जो ओकोंगो का फादर है, तो ओकोंगो का बेटा उसके मतलब ही इज़ मोर सिमिलर टू हिज ग्रैंड फादर। और जो इसकी बेटी है तो वो बहुत ही ज़्यादा ओकोंगो की तरह है, मतलब कि अपने फादर की तरह है, वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड ओकोंगो बेसिकली एक ब्रेव वॉरियर होता है, या रेसलिंग में बहुत ज़्यादा इंडल्ज एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन बॉडी। द स्ट्रेंथ ही इज़ हैविंग इज़ मैस्कुलिन, ठीक है। इस तरह की इसकी बॉडी होती है, इस तरह की इसकी जिसामत होती है। द स्ट्रेंथ ही इज़ हैविंग इज़ फेनोमेनल। तो ये मोस्टली रेसलिंग्स और ये चीज़ें करता है। अब इसको शक होता है कि इसका जो बेटा है नवोयो, वो मोस्टली इसके ग्रैंडफादर, अपने ग्रैंडफादर की तरह होगा, क्योंकि इसका जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और इसका म्यूजिशियन टाइप होता है। एंड ही इज़ काइंड ऑफ, यू कैन से, अ फेलियर इन लाइफ, बिकॉज बहुत सारे डेट्स भी होते हैं इनकी फैमिली के ऊपर। और ये नहीं चाहता ओकोंगो कि मेरा बेटा अपने ग्रैंडफादर पे जाए, ठीक है। और जो इसकी बेटी होती है, क्योंकि इवन इफ़ यू थिंक, तो लड़कियों को हमेशा अपने बाप बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। दे आइडियलाइज देयर फादर एंड यू कैन से दे थिंक देयर फर्स्ट लव इज़ देयर फादर, ठीक है। तो इवन ओकोंगो को भी अपनी बेटी बहुत पसंद होती है। एंड ही सेज के काश मेरी ये बेटी बेटा होता, इस तरह होता। आगे लेट्स अनकवर द स्टोरी। इस नावल में बताया गया है कि किस तरह सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर किसी से, और पर्सनल एम्बिशंस को फॉलो करते करते क्या क्या नुकसानात इंसान फेस कर सकता है और क्या नुकसानात ओकोंगो फेस करता है, स्पेशली क्या चैलेंजेस थे उसकी लाइफ में। एंड देन द मेजर पार्ट इज़ द अराइवल ऑफ द यूरोपियन कोलोनाइजर्स। सो थिंग्स फॉल अपार्ट जो है एक सेमिनल नावल है जो कि नाइजीरियन ऑथर है चिनुआ अचेबी ने लिखा था 1958 में। अब इस नावल में बताया गया है द क्लासिक्स ऑफ कल्चर, द अफ्रीकन लिटरेचर एंड द प्री कॉलोनियल इग्बो सोसाइटी, जिसमें अंग्रेज़ आ जाते हैं और वो क्या क्या चेंजेस करते हैं। ओकोंगो जो इसमें प्रोटैगनिस्ट, यू कैन से, तो वो किस चीज़ों से गुज़रता है और उसकी पर्सनालिटी कितनी शेप अप होती है उन चीज़ों से। एंड व्हाट एक्सपीरियंसेस ही गेट्स, व्हाट लेसन्स ही अचीव्स, एंड देन लेटर ऑन व्हाट इज़ द एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट। सो लेट्स अनकवर दिस ऑल स्टोरी। सो चिनुआ अचेबी जो है वो नाइजीरियन नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और एसिस्ट थे। इसने इतने क्रूशल रोल्स बताए हैं इन शेपिंग मॉडर्न अफ्रीकन सोसाइटी एंड इट्स लिटरेचर। तो इसमें इस नावल में भी जो बात की गई है वो इवन आइडेंटिटी के बारे में, कि अफ्रीकन्स की जो आइडेंटिटी थी दैट वाज एट स्टेक, दैट वाज एट रिस्क। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ colonialism एंड देन द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न वैल्यूज़। जब बाहर से अंग्रेज़ आके रूल करते हैं आप पे, तो आपका सारा कल्चर ख़राब हो जाता है। देयर योर कल्चर इज़ इंटरट्वाइंड विद देयर लिटरेचर एंड culture. So these are the things which the author have highlighted. चिन्वा अचीबी ने बहुत perfectly highlight किया. This is the novel which I studied in my 8th semester when I was in BS. और after reading it once,
इसका फिर मैंने ऑडियो बुक भी सुनी थी यूट्यूब पे. सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू पीपल a short video describing each and everything of this novel particularly. Let's talk about the major characters, then we'll move towards the minor ones. So the first one is the Okonkwo, जो कि प्रोटैगनिस्ट है नॉवल का, और ये एक बहुत पावरफुल वॉरियर लीडर होता है इस यूमोफिया कम्युनिटी में. देन वी हैव नवोया, जो कि ओकोंको का सन होता है, एंड ही फेसेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज इसके फादर एक्सपेक्ट करते हैं इससे कि ये मेरी तरह बने, लेकिन नवोयो अपने ग्रैंड फादर की तरह लगना शुरू हो जाता है ओकोंको को. देन वी हैव इजेनमा, जो कि डॉटर होती है ओकोंको की, और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इज़ फेवर्ड बाय हर फादर. मोस्टली फादर्स को अपनी डॉटर्स बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं कंपेयर टू देयर सन्स, या इस तरह है ना. इवन वी हैव दिस फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ Oedipus complex and Electra complex. So these are the things. खैर देन वी हैव मिस्टर ब्राउन, जो कि फर्स्ट वाइट मिशनरी होते हैं यूमोफिया. उसके बाद मिस्टर ब्राउन की किसी तरह तबीयत ख़राब हो जाती है, ही इज़ हॉस्पिटलाइज्ड एंड देन अनदर पर्सन कम्स. तो खैर these are the major characters. Let's begin with the minor ones. Minor characters we have is the इकीमिफुना, जो कि मुँह बोला बेटा होता है ओकोंको का. इसने इसको अडॉप्ट किया होता है एट द एज ऑफ 15, आई होप, आई गेस 14 से 15 ईयर्स में. एंड देन व्हेन ही गेट्स टू 18 ईयर्स ओल्ड तो फिर कोई प्रॉब्लम्स बन जाती हैं कम्युनिटी में, और अभी मैं डिस्कस करती हूँ प्लॉट. ओके, सो देन वी हैव ओ बेरेका, जो कि ओकोंको का क्लोज फ्रेंड होता है. एंड देन वी हैव यूनो का, जो कि ओकोंको का फादर होता है, द ग्रैंड फादर ऑफ ओनोया. वी हैव 3 मेजर थीम्स. कल्चरल क्लैश है, जेंडर रोल्स हैं, फेट वर्सेस फ्री विल है. सो कल्चरल क्लैश ये है, द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशनल इक्बो वैल्यूज़ एंड द इंक्रोचमेंट ऑफ यूरोपियन कलोनियलिज्म. जब अंग्रेज़ रूल करने आते हैं इक्बो सोसाइटी पे, तो ओकोंको जो है, ये सारे लोग बहुत इसके अगेंस्ट होते हैं कि वाई इंग्लिश मैन हैव कम एंड नाउ दे वुड बी रूलिंग अस, आर कम्युनिटी, आर विलेज, दे वुड बी डिस्ट्रॉइंग द ट्रेडिशन, द कल्चर, द वैल्यू. तो इधर क्लैश आ जाता है, कल्चरल क्लैश. एंड व्हेन यू पीपल डू नॉट डू एनीथिंग, तो फिर ये कल्चर्स मिक्स हो जाते हैं, एंड देन इट क्रिएट्स अ मेजर गैप. Sometimes even there's the concept of identity crisis. Okay, so the next one we have is the gender roles. तो जेंडर ट्रेडिशनल जेंडर एक्सपेक्टेशंस हैं. तो ओकोंको का सन होता है नोवोयो, उसको उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ही शुड बी स्ट्रॉन्ग, ही शुड बी ब्रेव, ही शुड बी लाइक हिज फादर. उसको एक्सपेक्टेशंस ख़राब नहीं करनी अपने फादर की, एंड ही शुड डू द थिंग व्हाट हिज फादर इज़ डिमांडिंग. तो ये एक ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स हैं. जैसे कि एक लड़की है इजिनवा, उसकी बेटी, तो उसको अपना बाप जितना भी पसंद हो, या उसको रेसलिंग जितनी भी पसंद हो, या स्ट्रेंथ या ब्रेवरी या पावरफुलनेस, तो she cannot exercise those dreams because after all she's a girl. Gender roles हैं. Then we have fate versus free will. तो इसमें जो ओकोंको है वो मोस्टली जब अपना अपना एक बेटा, मुँह बोला बेटा इकीमिफुना को मार देता है, तो दैट वी कैन से इज़ दी फ्री विल, क्योंकि वो फ्री विल से मारता है. बट व्हेन एक वो सोसाइटी में जब एक बूढ़ा मर जाता है, इनके बहुत क्लोज होता है, ही इज़ द ओल्ड पर्सन, उसको बहुत इज़्ज़त दी गई होती है, एंड देन इवन एट द फ्यूनरल उसके बहुत जश्न से, मतलब देयर इज़ काइंड ऑफ अ सेरेमनी जो इनकी फ्यूनरल्स होते हैं, उस टाइम पे भी दे आर हैविंग गन्स एंड ऑल टू लाइक गिव द वैल्यू टू दैट फ्यूनरल. तो उस टाइम पे ओकोंको से गन चल जाती है और एक बंदे का बेटा मर जाता है. ठीक है, तो दैट इज़ फेट.
और उस फेट की वजह से इसको सज़ा मिलती है ओकोंको को। और फिर ये इस विलेज को, लाइक देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस थ्रू विच यू हैव टू अबाइड एंड यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट। और इसीलिए आप ये ओकोंको जो है ये फिर वो विलेज छोड़ देता है, बिकॉज ही हैज़ टू फॉलो द रूल्स ऑफ हिज विलेज। समरी हमारे पास ये है कि एक आदमी होता है ओकोंको, और उस अपनी फैमिली के साथ एक विलेज में रह रहा होता है। उसमें फिर इसका एक बेटा होता है, एक बेटी होती है। ये एक बहुत पावरफुल इंसान होता है, ये रेसलिंग करता है। इसका जो फादर होता है वो म्यूज़िशियन होता है, और उसने थ्रू आउट हिज लाइफ बहुत ज़्यादा डेट्स कलेक्ट किए होते हैं, कर्ज़े, जो कि ओकोंको फिर उतारता है। और ओकोंको को बिल्कुल भी अपना फ़ादर नहीं पसंद होता, तो ये नहीं चाहता कि इसका बेटा बिल्कुल इसके फ़ादर की तरह बने। लेकिन असल में जो नोबुयो होता है ओकोंको का बेटा, वो काइंड ऑफ ही हैज़ सिमिलर ट्रेट्स टू हिज ग्रैंडफादर। ओकोंको का जो बाप होता है उसकी तरह बन रहा होता है, और ओकोंको को बिल्कुल भी ये बात नहीं अच्छी लगती। एंड ही हैज़ अ रियली प्रोफाउंड फीलिंग फॉर हिज डॉटर इज़िनमा, और इज़िनमा को भी अपना फादर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ओके, सो देन व्हाट हैपेंस दिस कि एक लड़का होता है इकिमी फूना, जो कि एट द एज ऑफ 14-15 पे ओकोंको उसको अडॉप्ट करता है। और जब वो एट द एज ऑफ 18 पे पहुंचता है, तो देन नाउ दिस इग्बो सोसाइटी हैज़ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि अगर एक बंदा जो कि अडॉप्टेड है बच्चा, और वो एक सर्टन एज लिमिट तक पहुंच जाए और वो कहीं नहीं जाए खुद से, तो देन you have to kill that person because he is a threat to the family as well as the society, क्योंकि वो आपका खून नहीं होता, so you can never rely on that person। तो उधर के जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहते हैं ओकोंको को कि ओके, ये लड़का तो तुम्हें बाप कह के बुलाता है, सो तुम्हारे हाथ कांपेंगे एंड यू वोंट हैव द हार्ट टू किल हिम, तो इसीलिए हम लोग इस इकिमी फूना को मार देते हैं। बट क्योंकि ओकोंको बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसने अपनी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एक यू कैन से प्रेजेस कलेक्ट किए होते हैं फॉर हिम बीइंग पावरफुल, तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं ही इस बंदे को मारूंगा, इस बच्चे को मारूंगा। सो देन खैर वो उसको मार देता है। देन व्हाट हैपेंस इज कि वो जो एक एजेड बंदा होता है जो कहता है यू हैव टू किल दिस बॉय इकिमी फूना, वो क्योंकि बहुत बूढ़ा होता है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। और उसके फ्यूनरल में उसको प्रेजेस देने के लिए, उसकी फ्यूनरल को सेलिब्रेट करने के लिए ओकोंको और बहुत सारे लोगों के पास गन होती है, तो ओकोंको से वो गन चल जाती है गलती से। और फिर ऐसा होता है क्योंकि इनके सोसाइटी के ऐसे रूल्स हैं कि इफ़ यू किल अ पर्सन ऑफ योर ओन सोसाइटी और विलेज, देन देयर आर सम रूल्स यू हैव टू अबाइड बाय। और वो रूल्स ये हैं कि तुम 7 ईयर्स के लिए तुम्हें एग्ज़ाइल कर दिया जाएगा विलेज से, यू कैन नॉट पुट योर फुट इन दिस विलेज। तो अब ओकोंको को मानना ही था ये सारे रूल्स, और ये 7 ईयर्स के लिए चला जाता है कहीं और अपनी फैमिली के साथ। और ये एक एक दिन गिन रहा होता है, ये उधर हार्वेस्टिंग करता है, सब कुछ करता है, बस दिन काट रहा होता है कि बस ये 7 ईयर्स गुज़र जाएं जल्दी से। तो जब 7 ईयर्स गुज़र जाते हैं और ये वापस आता है अपनी फैमिली को लेके एक वो सोसाइटी में, विलेज में, तो उधर ऐसा होता है कि ये इंग्लिश मैन आ जाते हैं, कॉलोनियलिज़म आ जाता है, बहुत सारे अंग्रेज़ रूल करने आ जाते हैं इनकी सोसाइटी में। और जब ये 7 ईयर्स के बाद आता है, ये देखता है कि ओके थिंग्स हैव चेंज सो मच, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, ये तो हमारा वो ओल्ड विलेज रहा ही नहीं है जिस पे हम रूल करते थे, या जिसमें ओकोंको को इतनी ज़्यादा अहमियत होती थी उस विलेज में। एवरीबडी यूज्ड टू लिसन टू ओकोंको। क्योंकि अब मिस्टर ब्राउन तो चले गए थे इस विलेज से, तो नाउ देयर केम अनदर पर्सन, रेवरेंड स्मिथ, जो कि एक और इंग्लिशमैन था। और इन सब ने, ये जो अफ्रीकन लोग हैं सारे इग्बो सोसाइटी के, इन लोगों ने जाके उधर का चर्च जला दिया, जो कि इन लोगों ने अपना रिलीजन रेगुलेट करना चाहा सारे इंग्लिशमैन ने।
तो जब अफ्रीकन्स ने इनका चर्च जला दिया तो रेवरेंड स्मिथ ने ये कमिश्नर को कंप्लेंट कर दी। कमिश्नर कौन था? वो भी एक इंग्लिशमैन था। तो उसने बहुत सारी सज़ा दी और इनको मारा पीटा, और इनको अब लग रहा था कि ओके, हमारी तो बहुत ह्यूमिलिएशन हो रही है, हमारी तो कोई इज़्ज़त नहीं रही इस विलेज में। सो देन व्हाट हैपेंस, खैर इनको तो छोड़ देते हैं उस टाइम पे, बट देन इन पे फ़ाइन लगता है, क्योंकि यू हैव टू पे फॉर योर एक्शंस। सो जब इन पे फ़ाइन लगता है तो ओकोंको को बहुत गुस्सा आता है। अभी कोर्ट से ही एक बंदा आ रहा होता है इनको बताने के लिए कि ओके व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स यू नीड टू गो ऑन विथ। तो ओकोंको इसको एक कुल्हाड़े से इसका सर उड़ा देता है। सो देन व्हाट हैपेंस इज दैट एक चर्च को जलाने पे इनके साथ इतना बुरा हुआ, सो सी कि अभी एक इंग्लिशमैन को मारने पे इनके साथ क्या होगा। सो अभी कोई कॉन्सिक्वेंसेस ये लोग फेस करते ही कि ओकोंको, यू कैन से दैट ही हैड अ वेरी शैलो पर्सनालिटी, क्योंकि वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको कोई सज़ा दे या इस तरह का कुछ हो। तो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने से पहले ही वो ही हैंग्स हिमसेल्फ। ठीक है। तो अभी इग्बू सोसाइटी का एक और रूल होता है कि इस विलेज में कोई भी अपनी जान नहीं ले सकता, और जो अपनी जान लेगा, जो अपने आप को खुद मारेगा, उसकी बॉडी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। अब वो जो इंग्लिशमैन होते हैं, कोलोनाइजर्स या ये सारे जो आते हैं, तो ये बहुत हैरान होते हैं इस बात पे कि ओके ये वो बंदा है ओकोंको जिसने इन सब के लिए कितना कुछ किया है। और यू सी जब जिस पे मुश्किल पड़ती है सारे दूर हो जाते हैं। नोबडी वांट्स टू बी हिज फ्रेंड, नोबडी वांट्स टू फेवर दैट पर्सन। बस सारे दूर हो जाते हैं एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन रूल्स एंड विद योर ओन हेल्प। ठीक है। तो जब ओकोंको उसको अपने आप को लटका देता है, ही हैंग्स हिमसेल्फ, नोबडी कम्स टू हिज बॉडी, नो उसका प्रॉपर बरियल भी नहीं होता। तो इधर वो इंग्लिशमैन बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रूल्स दे हैव इन देयर लाइव्स। आफ्टर एक्सप्लेनिंग द होल स्टोरी इन अ डेप्थ, तो हमारे पास अभी लिटरी डिवाइसेस हैं, सिंबलिज्म, एक ऐसी चीज़ों को सिंबल रख के स्टोरी आगे से प्रोवाइड करना। वी हैव फोर शैडोइंग, इट मीन्स अ वार्निंग और an incident that would come in future in front of you, so it can be any event. The last we have is the irony. Irony का मतलब ये है कि when you write something else and the meaning is the opposite of what you wrote, तो ये irony है। Critical analysis में you can analyze this whole novel through a post-colonial perspective, कि कॉलोनियलिज्म ने क्या क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय किए थे, कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, लोगों की थिंकिंग को डिस्ट्रॉय किया। देन देयर इज़ द आइडेंटिटी क्राइसिस, देयर इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल विच पीपल हैव फॉर्म्ड इन सच अ लॉन्ग टाइम, और जो कि इनका कल्चर होता है सब कुछ दैट इज़ एम्बेडेड in their heads, you can say. And then all of a sudden your children won't even follow you, your religion, your culture. Why? Because there's an external force that is hitting you. ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स इधर क्या थी कि जब ओकोंको का सन था, ही रिफ्यूज टू फॉलो हिज फादर्स रिलीजन and he tried to follow and went to church to follow Christianity. So yeah, now Things Fall Apart is a very powerful and evocative literary work, not only for its vivid portrayal of pre-colonial African life, but also its exploration of the broader themes of cultural clash, personal tragedy, and the consequences of historical change. जिस तरह की ये ट्रेजेडी होती है हेमलेट में, या यू कैन से इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट और भी बहुत सारे लिटरी वर्क्स हैं जिसमें ट्रेजेडी को हाईलाइट किया है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट इट वाज अ ट्रैजिक नॉवल, and even it has given a very powerful meaning. वो मीनिंग ये है कि लोग आपको मुश्किल में छोड़ देते हैं जिस तरह ओकोंको को छोड़ दिया था, एंड इन योर गुड टाइम्स पीपल आर अराउंड यू, दे आर सपोर्टिंग यू, दे वुड बी इन दी सराउंडिंग्स ऑल द वे टू सपोर्ट यू। तो एक ये पॉइंट है।
और प्री कॉलोनियल या कॉलोनियलिज्म की बात अगर कर लें तो हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड द वर्ल्ड थ्रू आउट। चाहे आप लोग जोन सी भी हिस्ट्री ले लें, कॉलोनियलिज्म ने हर एक कल्चर को तबाह किया है, हर एक सोसाइटी को तबाह किया है। तो अचीवी ने ये नावल लिखा सो दैट पीपल कैन हैव द पर्सपेक्टिव एंड रीथिंक अबाउट देयर आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री। So this was all about this video. Thank you so much for watching and subscribe to my channel if you haven't already before. And we'll meet you guys in the next video. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.